हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। सो इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आपको इस चैप्टर में क्लैरिटी मिल जाएगी, बल्कि हमारे नोट्स भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, जो आपके लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर देंगे और आप अच्छे से आपका एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे लास्ट वीडियो में हम ये देख चुके थे कि कैसे रशिया यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर जाता है। सारे टॉपिक्स, चाहे वो वहाँ पर शॉक थेरेपी हो या कुछ भी हो, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया था। तो यहाँ एक बात ये समझ में आई थी कि 1991 में जब यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है, तब अमेरिका एक अकेला सुपर पावर बनकर आता है। दुनिया बाइपोलर की जगह यूनिपोलर बसती है, जहां पर सिर्फ अमेरिका बचता है। तो वहां पर अब दुनिया को नीड थी कि वो पावर जो है कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर कॉन्सेंट्रेट करे और यूनिपोलर वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाए। तो इसी वजह से आगे चल के उन्होंने इस्टेब्लिश किया यूरोपियन यूनियन को और आसियान को। और उस समय इस्टेब्लिश किया गया यूरोपियन यूनियन, आसियान आज हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ इस चैप्टर में हम आगे यूरोपियन यूनियन और आसियान को ही पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है। तो स्टार्टिंग विथ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है, इनका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और जो यूरोपियन यूनियन है, ये क्या है? इन्होंने जब खुद को स्टैब्लिश किया तो इन्होंने ये बोला कि हम एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। इसका मतलब ये है कि ये सारे देश, आज 27 स्टेट्स आर देयर, बट इनिशियली वहां पर 12 स्टेट्स हुआ करते थे। तो जब ये फॉर्म होते हैं ना, तो इन्होंने ये बोला कि हम पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो यहां पर इन्होंने आगे चल के जो यूरोप के ये देश थे, ये एक साथ आते हैं। फिर इन्होंने कुछ ऑब्लिगेशंस भी बनाए और कुछ प्रिविलेजेस भी। टॉकिंग अबाउट ऑब्लिगेशंस एंड प्रिविलेजेस। ऑब्लिगेशंस मतलब हर एक मेंबर की अपनी अपनी जिम्मेदारी तय कर दी गई थी। जैसे कि हर एक मेंबर को अपनी जीडीपी का कुछ परसेंट खर्च करना था यूरोपियन यूनियन के डेवलपमेंट के लिए। और प्रिविलेजेस क्या थे कि सारे जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज थे, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। जैसे वीजा फ्री ट्रेवल, एक कॉमन करेंसी को यूज करना। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट थे जिसमें उन्होंने एक साथ काम किया था। अब हर एक जो मेंबर था, इन्होंने ट्रीटी साइन की हुई थी, जो कि हर एक मेंबर के ऊपर बाइंडिंग थी। मतलब वो सारे नियम कानून जो हर एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, उनके ऊपर बाइंडिंग थी। और इसी की वजह से आगे चल के जिन्होंने खुद को ये बोला कि हम एक पॉलिटिकल यूनिट हैं, हम एक इकोनॉमिक यूनिट हैं, वो आगे चल के अब कहीं ना कहीं एक लीगल यूनिट भी बनने वाले थे। सीधी बात, अब कहीं ना कहीं ये अपना लेजिस्लेचर भी बनाने वाले थे, ये अपना एक पार्लियामेंट भी बनाने वाले थे। इसी की वजह से इन सब ने अपना एक कॉमन लेजिस्लेटिव बनाया, जिसे यूरोपियन पार्लियामेंट भी हम कहते हैं। और इसके बाद जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए, जैसे यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, शुरुआत होने में इन्होंने खुद को एक इकोनॉमिक यूनिट बनाया, एक पॉलिटिकल यूनिट बनाया। जब इन्हें ये लगा कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो इन्होंने और एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करके इन्होंने पार्लियामेंट बनाया, इन्होंने जुडिशियल इंस्टीट्यूशन बनाए, जैसे यूरोपियन कोर्ट ऑफ लॉ। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा में चुनाव होते हैं, तो क्या यूरोपियन यूनियन में होता है? आंसर इज यस। क्या जैसे इंडिया की जुडिशरी काम करती है, वैसे ये काम करते हैं? आंसर इज अगेन यस। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसका इंपैक्ट आखिर यूरोप पे क्या पड़ता है? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बात क्लियरली समझ आती है कि जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जो एक दूसरे पर निर्भर रहते थे अपने आइडियाज को लेकर, अपने स्ट्रक्चर्स को लेकर, ये सारे जो आइडियाज थे, अब ये क्या हो चुके थे? देवर ब्रोकन अपार्ट। एक दूसरे के साथ इनका ये जो भरोसा था, ये खत्म हो चुका था। अब यहां यू कैन से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकल के आता है। क्या? कोल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सारा यूरोप तबाह हो चुका था। अब उनको खुद को खड़ा करना था, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली पावर जो उनकी थी वो वापस हासिल करनी थी। लेकिन सब तो मिट चुका था, क्योंकि युद्ध करने के बाद क्या ही मिलेगा। लेकिन एक ब्लेसिंग क्या मिली? यूएसएसआर, अमेरिका कोल्ड वॉर शुरू कर देते हैं। और इसी कोल्ड वॉर का सबसे ज़्यादा फायदा जो मिलता है, वो किसको मिलता है? यूरोप की कंट्रीज को। ये इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज।
ओनली इंटरेस्ट मैटर, कि कौन सा देश किसके साथ क्या चाहता है। तो यहाँ अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज में एक प्लान लेकर आता है, जिसका नाम उन्होंने दिया क्या, मार्शल प्लान। और मार्शल प्लान के अंदर उन्होंने जो यूरोप है उसे फाइनेंशियल एड देना शुरू किया। अगर हम यूरोपियन यूनियन को देखें तो उसके की फाउंडेशन क्या क्या थे, मतलब ऐसी कौन सी चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट भी थी और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी। तो देखिए, पूरे यूरोपियन यूनियन में सिंगल करेंसी है, यूरो। हाँ जी, आप जो यूरो सुनते हैं, अगर आप वो लेके जाते हैं तो यूरोपियन यूनियन के ऑलमोस्ट सारे नेशंस में वो एक सिंगल करेंसी ही आप चला सकते हो। कॉमन सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, यूरोपियन यूनियन के सारे देश एक कॉमन सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी लेके चलते हैं। सबकी अब सब एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी मानेंगे और सबका एक कॉमन सिक्योरिटी गोल होगा। एक दूसरे के साथ ये कोऑपरेट करेंगे, जस्टिस में भी और होम अफेयर्स में भी। मतलब यूरोपियन यूनियन फेवर करेगा अगर किसी को जस्टिस में, इसका मतलब इतने सारे देशों ने फेवर कर दिया। और होम अफेयर्स में भी वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। अब ये जो यूनियन है ये इवॉल्व हुआ था इकोनॉमिक यूनियन से, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आगे चलते चलते ये एक पॉलिटिकल यूनियन भी बन जाता है। ये सिर्फ ये सोचते थे कि इनका जो यूरो है ये इसी से ही व्यापार करते रहेंगे, लेकिन आगे चल के इन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना रोल प्ले करना शुरू करा, जिसकी वजह से आगे इन्होंने क्या है, पार्लियामेंट भी बना ली। तो इससे क्या हुआ, उनका जो रोल था जो पहले सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक था वो पॉलिटिकल भी हो चुका था। और आगे चल के उन्होंने क्या करा, जो यूरोपियन यूनियन है उसको एक साथ लेकर आए, और एक साथ लेकर आने के बाद इनका खुद का फ्लैग भी बना दिया, एंथम भी बना दिया, और फाउंडिंग डेट रख दी, और एक कॉमन करेंसी भी रख दी। कॉमन करेंसी के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन नया क्या है, यूरोपियन यूनियन का खुद का फ्लैग भी है, इनकी फाउंडिंग डेट भी है, इनका खुद का एंथम भी है। आगे चलकर यूरोपियन यूनियन जो है ये अपने जो रिलेशंस है इन्हें बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। कैसे, 1991 में जब ब्रेकअप हो जाता है यूएसएसआर का, तो वहां से कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो यूरोप के साथ इंटीग्रेट करने में बहुत इंटरेस्टेड थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफी अच्छे से ये एक्सप्लेन किया था। तो आप ये समझिए, एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया ये ईस्ट यूरोप का पार्ट थे। तो यूरोपियन यूनियन एक्सपैंड करना चाहता था, इनको अपना मेंबर बनाना चाहता था, लेकिन वहां पर ये जो मेंबर्स हैं ये अपनी ऑटोनॉमी को इतनी जल्दी नहीं खोना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जैसे तैसे तो ये यूएसएसआर से बाहर आए थे, और अगर ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाते तो फिर आगे चलकर उनको परेशानी हो जाती, क्योंकि उनकी पूरी ऑटोनॉमी खत्म हो जाती। लेकिन क्या आगे चलकर उन्होंने ज्वाइन किया? हाँ जी, कर लिया। बट उस समय वो ऐसा प्लान नहीं कर रहे थे। इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में तो हम सभी को पता है। तो जब ये वॉर शुरू होता है तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को फिर एक मौका दिखता है। तो उन्होंने क्या कोशिश की कि उन्होंने मेंबरशिप देने के लिए यूक्रेन से की परमिशन दे दी, एक कैंडिडेट घोषित कर दिया। पहली बात, क्या यूरोपियन यूनियन मेंबर बन पाया? आंसर इज नहीं बन पाया। क्या उसे मेंबरशिप के लिए एलिजिबल किया गया? यूरोपियन यूनियन ने कर दिया था। यूक्रेन करना चाहता था, नहीं कर पाया। इसी वजह से तो युद्ध हुआ है, क्योंकि रशिया का यह मानना था कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते। यह असेशन का मतलब यही होता है टू बिकम पार्ट ऑफ, वो पार्ट बनना चाहता था किसका? यूरोपियन यूनियन का। नाउ वी विल डिस्कस मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान ये किसने प्रपोज किया था? तो ये फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी जॉर्ज मार्शल ने किया था, और इन्हीं के नाम पर ये पड़ा था। प्लान का नाम मार्शल प्लान। ईयर 1947 में ये प्रपोज किया गया था। इसके अंडर जितने यूरोपियन कंट्रीज थे उनको फॉरेन एड मतलब मदद मिलने वाली थी। एड का मतलब क्या हुआ? मदद। भाई ये मदद है, इसे वापस नहीं करना है। कितने की? मैसिव $13 बिलियन की मदद की थी। किसने? अमेरिका ने, ताकि वो रिकवरी कर पाए किससे? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उससे। और आगे चल के ये जो प्लान है ये यूरोपियन कंट्रीज के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। वहां पर जिस बुरी हालत में वो देश थे, आगे चलकर ये काफी अच्छा करने लग गए थे। 1951 आते आते जब ये प्लान खत्म हुआ तो ये जो सारे यूरोपियन कंट्रीज थे दे वर इन अ वेरी गुड कंडीशन व्हेन कंपेयर टू 1945, 46, 47। इसके बाद यहीं से जन्म होता है नेटो का, जिसे हम आज भी सुनते रहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मार्शल प्लान के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंडर ही आया था। आगे चल के नाउ जो मैं आपको बता रहा हूं यहां से ये सारी डेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन डेट्स को आपको याद रखना है। 1948 में OEEC स्टैब्लिश होता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर
इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्यों था ये? एज द नेम सजेस्ट, ताकि ये एड रिसीव कर सकें। जो मार्शल प्लान की एड आया करती थी ना, उसको आने के लिए एक पर्टिकुलर ब्लॉक चाहिए, तो वो ये ब्लॉक था जहां पर मार्शल प्लान की मदद आया करती थी, जिससे वो एड रिसीव किया करते थे। 1949 में बनाया जाता है द काउंसिल ऑफ यूरोप, और ये एक स्टेप फॉरवर्ड था इन द पॉलिटिकल कोऑपरेशन। फॉलोइंग फॉल ऑफ सोवियत यूनियन 1992 द यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म्ड। तो 1949 में बनता है क्या? द काउंसिल ऑफ यूरोप। और आगे चल के जब 1992 में यहाँ पर फॉल हो जाता है सोवियत यूनियन का, उसके बाद 1991 में फॉल हुआ था, इनका नाम रीनेम 1992 में हुआ था, और यहीं पर क्या बनता है? यूरोपियन यूनियन फॉर्म हो जाता है। अब हम देखेंगे कि आज के समय जो यूरोपियन यूनियन है, इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या है। इन शॉर्ट, मैसिव है, बहुत ज्यादा है। 2005 में जब यूरोपियन यूनियन था, तो इसकी जो इकोनॉमी थी ये वर्ल्ड लार्जेस्ट थी। और कितनी थी ये? 19.35 ट्रिलियन। यूएस से थोड़ी ज़्यादा। आगे चल के यूएस फिर अच्छा करना शुरू करता है, और जो इकोनॉमी 2005 में यूएस से आगे थी, यूएस उस इकोनॉमी से आगे निकल जाता है 2016 में। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पीछे हो गया तो खत्म हो गया, ऐसा तो है नहीं। आज भी एक मेजर इकोनॉमिक पावर है, और यूएस आज भी अपने यूएस डॉलर को खतरे में देखता है। किसकी वजह से? यूरोपियन यूनियन के यूरो की वजह से, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस भी ऐसा कोई कम नहीं है, काफी इन्फ्लुएंशियल करेंसी है वो। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन के ट्रेड की, तो क्योंकि इतने सारे देश हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं उनके पास, बड़ी बड़ी कंपनियां यूरोपियन यूनियन से आती हैं, तो उनका बहुत बड़ा पोर्शन है ग्लोबल ट्रेड में। अगर हम देखें तो इट हैज थ्री फोल्ड लार्जर ग्लोबल ट्रेड शेयर देन यूनाइटेड स्टेट्स। अगर पूरे यूरोपियन यूनियन को कंबाइन कर दें हम, तो यूएस से 3 गुना ज्यादा शेयर है किसका? यूरोपियन यूनियन का। और इसी वजह से ये काफी ज्यादा असर्टिव रहते हैं ना। व्हाट इज असर्टिव का मतलब? असर्टिव का मतलब होता है अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना। सीधी बात, मुझे फर्क नहीं पड़ता जोक सपाट। तो यहां मुझे फर्क नहीं पड़ता वाली सिचुएशन, मेरा कहना ये है, ये ऐसा ही है, इस सिचुएशन को बोलते हैं असर्टिव होना। तो यहां पर जो यूरोपियन यूनियन है काफी ज्यादा असर्टिव रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि सामने यूएस है या चाइना है। जब यूरोपियन यूनियन को अपनी पॉलिसी सामने रखनी होती है तो वो रख देते हैं। और इसी वजह से ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक की कंपोनेंट है। की कंपोनेंट मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो यूरोपियन यूनियन डब्ल्यूटीओ का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम बात करें ईयू के मिलिट्री इन्फ्लुएंस की, तो ये भी काफी ज्यादा है। कंबाइंड अगर हम देखें तो इनका जो इन्फ्लुएंस है ये वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है। तो कंबाइंड अगर हम देखें तो यूएस के बाद जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी आर्म फोर्सेस दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट है। और ये अगर खर्चे की बात करें तो उसमें भी सेकंड नंबर पर आता है। दो चीजें, एक तो उनके पास आर्मी कितनी है, तो यूएस के बाद भी ईयू है। फिर आर्मी के ऊपर यानी कि डिफेंस के ऊपर खर्चा भी कौन ज्यादा करता है? तो यूएस करता है। यूएस के बाद ईयू करता है। इनके पास ईयू में एक ऐसा देश भी है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और वो कौन है? फ्रांस। पहले ब्रिटेन भी था, तो ब्रिटेन अब एग्जिट कर चुका है वहां से। अगर आपके पास पुरानी बुक है उसमें ब्रिटेन मेंशन्ड है, तो आप उसे अलग कर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ फ्रांस जो है अभी वो मेंबर है ईयू का, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। इनके पास 335 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके बाद अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये इसका सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है। और साथ ही साथ में कई बार ऐसा होता है कि इसके जो खुद के मेंबर होते हैं, देखो इंसान घर में रह के भी पूरे सारे परिवार के सदस्य थोड़ी बहुत एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट तो रखते हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ भी यही है कि कई बार इसके खुद के मेंबर स्टेट्स जो हैं ये इंटरनल डिवीजन फेस करते हैं, मतलब बटा हुआ महसूस करते हैं व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसीज एंड डिफेंस पॉलिसीज। टॉकिंग अबाउट यूरो स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म भारी शब्द, सिंपल मीनिंग डाउट। स्केप्टिक होना, डाउटफुल होना। यूरो स्केप्टिसिज्म, यूरोप के अंदर कुछ डाउट वाली सिचुएशंस। बात करेंगे इनके बारे में। डेनमार्क और स्वीडन। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब यूरोप के अंदर के खुद के कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट या उसके डिसएग्री करते हैं। ऐसी एक सिचुएशन आती है कब? जब बात आती है maastricht ट्रीटी की। अब ये जो maastricht ट्रीटी है इसको साइन नहीं करते। कौन? डेनमार्क और स्वीडन, ये उसे अपोज करते हैं। तो नेक्स्ट इज, क्या अपोज करने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया? आंसर इज नहीं। आज भी हाँ, डेनमार्क ने इसे ज्वाइन नहीं किया,
स्वीडन ने इसे ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो दूसरा इन्होंने बड़ा एक्ट किया वो ये था कि इन्होंने यूरो को सिरे से नकार दिया। इन्होंने ये बोला कि हम ये यूरो को एज करेंसी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने आज तक भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया है एज देयर करेंसी। तो क्वेश्चन ये आता है कि डेनमार्क और स्वीडन, उनके यहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है? तो उनके यहाँ जो करेंसी चलती है उसे बोलते हैं क्रोन, KRONE। तो जो क्रोन करेंसी है ये दोनों जगह चलती है, उनकी अलग अलग करेंसीज है, नेम सेम है, दैट इज क्रोन। तो यही एक डाउटफुल सिचुएशन जो यूरोप के मेंबर्स में आ जाती है, उनके खुद के इंटीग्रेशन में, उनके इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा में, इसे ही बोला जाता है यूरो स्केप्टिसिज्म। और कई बार इन्हीं भाई लोगों की वजह से जब यूरोपियन यूनियन को अपनी पावर दिखानी होती है तो वहां थोड़ा सा पीछे होने पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता होगा कि घर का भेदी लंका ढाए वाली सिचुएशन, साथ ही नहीं दे रहा भाई तो मेरा, मैं क्या करूं वाली सिचुएशन आ जाती है। और इसी वजह से इनकी जो एबिलिटी होती है ये लिमिट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस। अब हम बात करेंगे आसियान की। बहुत सारे लोग ये जो टर्म है इसको गलत बोलते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन इसे आसियान ही बोला जाता है। और 8 अगस्त 8 ऑफ अगस्त 1967 को इसको स्टैब्लिश किया गया था, और हेडक्वार्टर्ड है ये कहाँ पर? ये हेडक्वार्टर्ड है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पर्सनल ओपिनियंस क्या हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि ये मोस्ट अंडररेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत शानदार काम किया है। लेकिन क्योंकि एक माइंडसेट डेवलप हो चुका है पूरे जियो पॉलिटिक्स में, जहाँ पूरा फोकस कहाँ रहता है? वेस्ट की तरफ। लेकिन हमारे यहाँ अगर कुछ भी अच्छा चल रहा है, या ना सिर्फ भारत, अगर पूरे एशिया में भी कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो या तो उसे अटेंशन नहीं मिलती, या फिर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। अगर आप इसे देखेंगे तो इसने अपने जो गोल्स सेट किए थे उन्हें बहुत अच्छे से अचीव किया है। क्यों? क्योंकि ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? एक पूरा रीजन है जो इंटरकनेक्टेड है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब ये हुआ जहां एक से ज्यादा देशों की सरकार शामिल होती है, उसे इंटर गवर्नमेंटल बोला जाता है। स्कूल में आपने देखा होगा जब एक से ज्यादा स्कूल शामिल होते हैं, वहां क्या होता है? इंटर स्कूल कंपटीशन होता है। स्कूल के अंदर के बच्चे कंपीट करते हैं, तो इंटरा स्कूल कंपटीशन होता है। इसी तरीके से आपको ये समझना होगा कि ये लोकेटेड है साउथ एशिया में, क्योंकि इसके जो आप देखेंगे नाम में भी साउथ ईस्ट एशिया मेंशन है। ये काम करते हैं इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन में। साथ ही साथ में यहाँ पर ये फोकस करेंगे, क्या फोकस करेंगे कि इनके यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं आसियान में, जितने भी देश हैं, ये आपस में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से करें, कोई ज़्यादा टैक्सेस ना हो। इवन इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करते हैं तो इसमें किसी भी तरीके का टैक्स इंपोज नहीं करते। तो जो गुड्स है ये काफ़ी फ्रीली मूव करते हैं और काफ़ी सस्ते भी उन्हें पड़ जाते हैं। तो बहुत सारी बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी उन्हीं के आसपास के देशों से जो आसियान में आते हैं उससे पूरी हो जाती है। यहाँ पर इनका पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी होता है। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि सरकारें एक दूसरे के खिलाफ, एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के खिलाफ काम नहीं करती। फायदा क्या है? इससे प्रमोट होता है पीस। और इसी वजह से आपने कभी नहीं सुना होगा कि थाईलैंड परेशान है, फिलीपींस परेशान है चाइना से। इट्स अनदर थिंग। बट एक दूसरे के साथ में अगर देखें तो उनकी ऐसी परेशानियां नहीं आती हैं। साथ में ये सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं, मिलिट्री एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है। देखो कितना पैसा बचता है उनका, एक दूसरे के साथ अगर वो युद्ध ना करें तो कितनी शांति है, कितना पैसा बचता है। वो एक दूसरे के जो ग्रोथ है उसमें फोकस कर पाते हैं। इमेजिन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इनकी एनिमिटी खत्म हो जाए तो क्या होगा? कल को बहुत सारा पैसा जो इंडिया को अपनी मिलिट्री में खर्च करना पड़ता है, वो एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इन सब में वो पैसा खर्च करने लगेंगे, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ में इनका एजुकेशनल इंटीग्रेशन भी होता है और सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन भी होता है। सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि सारे के सारे देश एक दूसरे की सोसाइटी और कल्चर को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसे समझते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अनलाइक अस मीन्स कि पाकिस्तान और जो दूसरे देश हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। विद इन इंडिया तो सब सॉर्टेड है। अब यहाँ मैंने बोला आपको कि अंडररेटेड है। क्यों? सारी दुनिया को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में सब बोलते हैं यूरोप तबाह हो गया। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्शल प्लान आया था। इस वीडियो में भी मैंने उसके बारे में डिस्कस किया, मार्शल प्लान के बारे में। तो मार्शल प्लान आपको पता ही होगा ऑलरेडी। बट समझने वाली बात क्या है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही जगह डिस्ट्रक्शन आया था। जो ये एरिया था साउथ ईस्ट एशिया का, ये भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगातार कॉलोनियलिज्म किया गया था, मतलब कॉलोनी बनाई गई थी। कौन से देश कॉलोनीज बना रहे थे? नो डाउट जैसे हम यूरोपियन कॉलोनी बने हुए थे वैसे ये भी यूरोपियन कॉलोनी बनते, बट इनके यहाँ एक नया कंटेंडर था और वो था जापान। आज हम जो जापान को देखते हैं कि ये इतना शांति प्रिय है, भाई एक समय पे इसने नाक में दम करके रखी थी पूरी दुनिया की।
और ये तबाही कब हुई थी? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए थे। अब हम ये समझेंगे कि जो आसियान है इसके प्राइमरी गोल्स क्या हैं। देखिए, जब बांडुंग कॉन्फ्रेंस और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फेल हो जाते हैं, तो जो नॉन अलाइन मूवमेंट है और बांडुंग कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, किस में फेल हो गई? कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश करने में, एशिया में और थर्ड वर्ल्ड में। अगर आपको थर्ड वर्ल्ड समझना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, जहां मैंने वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बार में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और एक बार पढ़ लो, हमेशा के लिए सॉर्टेड है। तो यहां पर थर्ड वर्ल्ड और एशिया, इन सभी के बीच में कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश करना था, लेकिन वो हो नहीं पाता है। क्या होता है, देश जब वर्ल्ड वॉर 2 से भरता है तो जरूरत थी कि एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कोऑपरेट करके चले। दुनिया एक तरफ बट रही थी, यूएसएसआर और यूएसए के ग्रुप बन रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके साथ नहीं जाना चाहते थे, तो वो किस में गए? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नॉन अलाइंड मूवमेंट में। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, एक दूसरे के साथ ये कोऑपरेट नहीं कर पाए। आइडिया अच्छा था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन ये जो आसियान देश थे, इनको ये समझ में आ गया कि ऐसे में तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो इन्होंने क्या करा, 1967 में एक मुलाकात की थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में, और इन्होंने साइन किया बैंकॉक डिक्लेरेशन, जहां पर ये 5 देश आते हैं। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, आप इजीली याद रख जाएंगे। तो इसको याद रखने की ट्रिक है पीएम सिट। आइए प्रधानमंत्री जी बैठिए, पीएम सिट। फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये इनिशियल कंट्री बनते हैं। हो गया ना याद, काफी सिंपल था। तो 1967 में ये आसियान की डिक्लेरेशन को साइन करके मेंबर्स बनते हैं, पहले मेंबर्स आसियान के। काफी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दैट वन। इनका प्राइमरी गोल क्या था? जब ये शुरू में आते हैं तो ये चाहते थे कि इनकी यहाँ जो इकोनॉमी है, ये जो काफी पीछे हो चुकी है, इसे एक पुश मिले, ये आगे जाए। तो इन्होंने कोशिश की कि ये आगे बढ़ सके, इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा सकें, और इसके बाद यहां पर एज अ रिजल्ट उन्हें क्या देखने मिला? सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने इकोनॉमी इंटीग्रेट की तो उनकी सोसाइटी भी डेवलप हुई, साथ ही साथ में अच्छे से एक दूसरे की कल्चर को समझ पाए। पहले जो कल्चर उन्हें डिफरेंट लगता था, अब कहीं ना कहीं वो उस कल्चर से एक दूसरे को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। इसके बाद जो सेकेंडरी गोल था, देखिए प्राइमरी गोल तो था, क्या था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन यहां पर सेकेंडरी गोल भी था, वो ये था कि जो ये एरिया तबाह हो चुका है वहां पर शांति आ जाए, वहां पर ये जो उथल पुथल मची हुई है ये रुक जाए। सो दे वांटेड रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेरी हो, यहां पर प्रॉपर डेमोक्रेसी के साथ ये सारी चीजें आए। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ, जहां पर कौन रूल करेगा? लॉ रूल करेगा। साथ ही साथ में वो इस तरीके से आएगा जो मेंशन है किसमें? यूनाइटेड नेशन चार्टर प्रिंसिपल में। देखिए, एक राजा भी बोल सकता है कि रूल ऑफ लॉ है, एक मिलिट्री डिक्टेटर भी बोल सकता है कि रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। रूल ऑफ लॉ प्रॉपरली तब होता है जब जनता की इच्छा अनुसार राजा चुना जाता है वहां पर, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आता है, फिर उसमें लॉ बनते हैं, फिर वो इंप्लीमेंट होते हैं। ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी मेंशन है, और उसी के हिसाब का रूल ऑफ लॉ लाने की इन्होंने कोशिश की थी। इसके बाद में और भी कुछ ऐसे देश हैं जो इन्हें ज्वाइन करते हैं, और वो कौन कौन से थे? ब्रुनेई दारुसलम, वियतनाम, लाओ पीडीआर दैट इज लाओ, पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार जिसे पहले बर्मा नाम से जाना जाता था, और कंबोडिया। ये सभी आसियान को ज्वाइन कर लेते हैं, और जो पहले 5 मेंबर थे ये आगे बढ़ के कितने हो जाते हैं? 10। पहले वाले जो है हम याद कर चुके थे किस ट्रिक के साथ में? पीएम सिट की ट्रिक के नाम से। और ये जो है इनको आपको याद करना पड़ेगा, ये भी काफी इजी है। ब्रुनेई, लाओ, वियतनाम, और इसके बाद म्यांमार और कंबोडिया। इसके बाद आसियान को अगर हम देखें तो ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे सुप्रा नेशनल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। अब याद रखना, बहुत सारे लोग सुप्रा को बोलते हैं सुपर से भी ऊपर, ऐसा नहीं है। सुप्रा का मतलब ये होता है ऐसी कोई भी सिचुएशन, दैट इज हम बात कर रहे हैं सुप्रा नेशनल की, तो सुप्रा नेशनल मतलब इट विल इन्वॉल्व मोर देन वन कंट्री, देन इट विल बी कॉल्ड सुप्रा नेशनल। यहां पर मीनिंग भी लिखा हुआ है। तो आसियान जो है ये एस्पायर करता है, और यू कैन से मोटिवेट करता है किनको? जो दूसरे ग्रुप है उनको, कि वो एक सुप्रा नेशनल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। और इसे ही बोला गया द आसियान वे। मतलब आसियान वे का मतलब ये होता है एक ऐसा फॉर्म जहां पर इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फ्रंटेशनल, कोऑपरेटिव इंटरेक्शन होगा मेंबर्स के बीच में। मतलब जैसे आसियान है, आसियान के अंदर ये 10 देश हैं, अब ये क्या करेंगे?
ये एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल रहेंगे, मतलब ऑन द पेपर्स कुछ चीज़ें उनके साथ में होंगी, वो कर रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो अच्छी होंगी, इनफॉर्मली वो एक दूसरे के साथ और अच्छे से कोऑपरेट कर रहे होंगे। सिंपल सी बात, जैसे प्राइमरी गोल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर उसके बाद सेकेंडरी गोल क्या हुआ, पीस आ गया, स्टेबिलिटी आ गई, राइट। क्या सिर्फ ये 3 चीज़ों पर काम हो, नहीं, और भी एस्पेक्ट में गवर्नमेंट साथ में बैठती होगी, इंप्रूवमेंट लाते होंगे, लेकिन वो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। सेकेंड टर्म नॉन कन्फ्रंटेशनल। अब नॉन कन्फ्रंटेशनल का मतलब, ये कन्फ्रंटेशन का क्या मतलब होता है, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है झगड़ा, मतलब किसी भी तरीके का झगड़ा ना हो, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन है काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे। इसी वजह से आगे चल के जो आसियान वे है, इसे ऑफिशियल एंथम बनाया गया, किसका, आसियान का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसियान वे इज द ऑफिशियल एंथम ऑफ आसियान। इसके बाद सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फंक्शन है, किसका, आसियान का। सोवरेनिटी मैं अपने पिछले वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका मीनिंग समझ लीजिए और एक बार में फुर्सत हुई है। देखिए, सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि जब आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर हो बिना किसी और कंट्री के डर की, तो वो सोवरेन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिपेंडेंट दोनों हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, नहीं, आज़ाद पाकिस्तान भी है, आज़ाद भारत भी है। पाकिस्तान सोवरेन नहीं है, भारत सोवरेन है। कैसे? भारत को अगर कोई डिसीजन चाहिए, यूरोप और यूक्रेन में और रशिया में गड़बड़ी चल रही है, युद्ध हो गया, यूरोप प्रेशर डाल रहा है कि आप ऑयल नहीं खरीद सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया ने बोला हमें ऑयल खरीदना है, मतलब हम खरीदेंगे, तो इंडिया ने जब मर्जी उनकी हुई तो उन्होंने क्या करा, ऑयल खरीद लिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर पाकिस्तान को कोई भी डिसीजन लेना है तो क्या करा, अरे ऐसा तो नहीं कि चाइना बुरा मान जाएगा, वो ऐसा तो नहीं कि अमेरिका बुरा मान जाएगा, आधे डिसीजन उनके से में ही अटके हैं। तो किसी और की वजह से जब वो खुद डिसीजन नहीं ले पाते, तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस है। जब आप बिना किसी डर के डिसीजन ले पाते हैं तो वो सोवरेन होता है, और जब आप दूसरों के डर से डिसीजन नहीं ले पाते तो वो सोवरेन नहीं होता है। उन्होंने किसकी रिस्पेक्ट की? सोवरेनिटी की। मतलब भाई हमारा हम देख लेंगे, तुम्हारा तुम देख लो, ना हम तुम्हारे में इंटरफेयर करेंगे ना हम अपने में इंटरफेयर करेंगे, आप अपना कर लो, हम अपना कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सोवरेनिटी है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रही है, किसमें? आसियान में। और इसी वजह से आगे चल के क्या होता है, आसियान जो है ये एज अ ग्रुप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड में से एक बनता है, और यहीं पे डेवलपमेंट होने लगता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं जो वियतनाम में बनते हैं, है ना कुछ इस तरीके से हुआ, ऐसी एक्टिविटीज़ हुई, ऐसे इन्वेस्टमेंट हुए, ऐसे डेवलपमेंट हुए, जिसकी वजह से जो आसियान है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड में से एक बन जाता है। आसियान को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं उसके 3 पिलर, जिसमें पहला है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना ये है कि अगर इनके कोई एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट हैं टेरिटरीज को लेके, तो वो उन झगड़ों को युद्ध में तब्दील नहीं होने देंगे, किसी भी तरीके के आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में नहीं एंगेज करेंगे। क्योंकि देखो, समझदार व्यक्ति ना लड़ाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि अपना भी नुकसान है, सामने वाले का नुकसान है, हमारा भी पैसा बर्बाद है, सामने वाले का पैसा भी बर्बाद है, हमारा समय भी बर्बाद है, सामने वाले का समय भी बर्बाद है। तो समझदारी दिखाई और इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से इनके जो डिस्प्यूट हैं वो झगड़े में ना बदलें। इसके बाद एक और उन्होंने दिमाग लगाया कि आग लगे चाहे बस्ती में, हम झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि हम शांति की ओर काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, एक दूसरे को समझेंगे, कुल मिला के बहुत अच्छा इंटीग्रेशन करेंगे। क्या क्या किया इन्होंने? प्रमोट करना शुरू किया पीस को, इन्होंने मेंटेन की न्यूट्रलिटी। अब न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है? अगर दो लोगों के बीच में किसी भी तरीके का थोड़ा मोड़ा डिस्प्यूट चल भी रहा है तो तीसरा बीच में नहीं बोलेगा, वो न्यूट्रल ही रहेगा, वो कोऑपरेट करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, और अगर उनके बीच में कोई नेशनल डिफरेंसेस हैं तो उसे वो रिस्पेक्ट करेंगे। मान लो एक कंट्री दूसरे कंट्री के कल्चर को देख के थोड़ा अजीब फील कर रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा इनके यहाँ ऐसा होता है, तो भी ये नहीं कि उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया, वो उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे ताकि उनके सेंटीमेंट हर्ट ना हो। वो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और सोवरेन राइट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। इसको और अच्छा करने के लिए उन्होंने फिर एक फोरम भी बना लिया जिसका नाम है आसियान रीजनल फोरम, ARF। और ये बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड फॉरेन पॉलिसीज। फिर है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसके बारे में बात करें तो एज द टर्म सेज कि यहां पर टर्म मेंशन है क्या? कमर्शियल। तो इन्होंने ये कोशिश की कि ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें छोटे से छोटी इकोनॉमी जो है ये काफी अच्छे से इंफ्लुएंस कर पाएगी किसको?
पूरे रीजन को और रीजन से आगे भी, और इसका असर हुआ भी। छोटी छोटी इकोनॉमीज ने मिलकर इतने अच्छे से परफॉर्म किया कि वो नेगोशिएट करने में कैपेबल हो गए। किसके साथ? बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश हो गए या ईयू हो गया, इनके साथ तक नेगोशिएट कर पाने में कैपेबल हो गए। जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है आसियान की, इन्होंने क्या करा, एक कॉमन मार्केट बनाया और साथ ही साथ में एक कॉमन प्रोडक्शन बेस भी बनाया आसियान मेंबर्स के लिए, ताकि जो रीजन है यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। कुल मिला के जैसा मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर इन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, तो क्या हुआ, एक कॉमन मार्केट बन गया। जब इन 10 देशों के बीच में बाउंड्रीज में किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, तो कॉमन मार्केट प्लेस उनके यहाँ बन ही गया। और प्रोडक्शन बेस भी बनाया, मतलब अब अगर उनको कुछ प्रोड्यूस करना होता था तो वो कहीं और ना जाके अपने ही देशों में जो अलग अलग कमोडिटीज है उन्हें प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और साथ में प्रमोट किया सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है, इन्होंने क्या कोशिश की कि अगर किसी भी तरीके का एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है तो उसके लिए क्या लेके आएंगे, ये सेटलमेंट मैकेनिज्म। झगड़ा है तो उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, सेटल करने की कोशिश करेंगे, और रेजोल्यूशन लेके आएंगे किसके लिए, इकोनॉमिक डिस्प्यूट के लिए। अगर इकोनॉमिक डिस्प्यूट था उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसको एक डॉक्यूमेंट में प्रॉपरली लिख के कि हाँ भाई इसका ये सॉल्यूशन है, उसके लिए वो क्या लेके आएंगे, रेजोल्यूशन लेके आएंगे। एज आई टोल्ड यू, फ्री ट्रेड एरिया, मतलब यहां पर उन्होंने टर्म यूज किया फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। यहां पर उन्होंने क्या स्टैब्लिश किया, एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया। यूजुअली एफटीए स्टैंड फॉर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। किसके लिए लाई है, इन्वेस्टमेंट के लिए, लेबर के लिए, सर्विस के लिए। समझिए, मलेशिया को अगर कुछ भी इन्वेस्ट करना है इंडोनेशिया में, वो कर पाएगा। इंडोनेशिया को कोई भी लेबर भेजनी है मलेशिया में, तो वो भी फ्रीली भेज पाएंगे बिना किसी टैक्स के, और सर्विसेज जो है वो इजीली एक्सचेंज हो जाएंगी। अब इन्होंने अपनी इज्जत इतनी ज़्यादा बढ़ा ली कि वो देश जो इनके बारे में कभी ध्यान तक नहीं देते थे, इनके बारे में सोचते नहीं थे, वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ नेगोशिएशंस करने पे उतर गए, जैसे कि यूएस, जैसे कि चाइना। तो ये था दूसरा पिलर, इकोनॉमिक कम्युनिटी आफ्टर सिक्योरिटी कम्युनिटी। फिर है सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। अगर हम सोशियो कल्चरल कम्युनिटी की बात करें तो इसमें जो दो टर्म है, सोशियो और कल्चर, आप खुद समझ सकते हैं, ये सोसाइटी की बात करेगा और ये कल्चर की। तो इन्होंने ये पिलर भी काफी मेजर पिलर स्टैब्लिश किया है। इट इज अ मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में यहां आसियान ने अपना विजन 2020 रखा है, जिसने एक आउटवर्ड लुकिंग रोल रखा है। नाउ व्हाट इज आसियान विजन 2020? लेट्स डिस्कस इट। टॉकिंग अबाउट आसियान विजन 2020, 1997 में मलेशिया की कैपिटल कोलालंपुर में सारे आसियान कंट्रीज एक साथ आते हैं और वो वहाँ इकट्ठे होकर कुछ डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पे काम करेंगे, और इसी वजह से जो सारे मेंबर थे, दे वोव्ड, मतलब उन्होंने प्रण लिया कि कहीं ना कहीं वो काम करेंगे इस पूरे रीजन में पीस को स्टैब्लिश करने के लिए। साथ ही साथ में अगर किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए डिप्लोमेसी यूज़ करेंगे, मतलब साथ में गवर्नमेंट बैठ के बात करेगी, किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। और तो और एग्जिस्टिंग कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, ये एक बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट था जो कंबोडियन रीजन में चल रहा था, लेकिन उसे भी सेटल करा दिया, ठीक करा दिया, वहां शांति लेकर आए। उसे मीडिएट किया किसने? आसियान ने। यूनाइटेड नेशन, यूएसए, ये बहुत आगे आगे होते हैं, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं आया। कंबोडिया के केस में आगे आया तो आसियान आया। इसके बाद जब इन्होंने इतनी कोशिश की तो ये डेफिनेटली आगे बढ़े पीस और स्टेबिलिटी के लिए, और इसी वजह से साउथ एशियन रीजन जो है ये एक न्यूक्लियर फ्री जोन है। किसी भी तरीके का न्यूक्लियर बॉम्ब किसी के पास नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आपस में सारे साथ में खुश हैं, बोलते हैं यूएस तुम बना लो बॉम्ब, रशिया तुम बना लो, इंडिया तुम बना लो, चाइना पाकिस्तान तुम बना लो। क्यों? यानी जरूरत ही नहीं है। आपस में सारे बैठ के जब समझदारी दिखा रहे हैं, और एक्चुअल में ये समझदारी है। इसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए और भी कई सारी डेवलपमेंट साथ में लेके आए। कई टेक्निक्स का इन्होंने यूज किया ताकि आगे जाके उनके यहाँ जो ग्रोथ है वो ऐसा ना हो कि सिर्फ एक देश में रह जाए, वो पूरा एरिया ग्रो करे। इसी वजह से वहां एक सस्टेनेबल और इक्विटेबल ग्रोथ देखने के लिए मिल जाती है। आगे चल के उन्होंने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को अचीव करने के लिए, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होने के लिए कई सारे मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए। ये जो टर्म है ना, आप सुनते रहते हो कि यूनिलेटरल, बायलेटरल, ट्राइलेटरल और इसके अलावा मल्टीलेटरल, क्या होता है एक बार ये समझ लीजिए। अगर देश अपनी खुद के बारे में खुद डिसीजन लेना चाहता है
तो वो हो जाएगा यूनिलेटरल। अगर एक से ज्यादा दो देश शामिल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, बाइलेटरल। अगर तीन देश आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ट्राइलेटरल। लेकिन अगर तीन से भी ज्यादा अगर देश शामिल हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मल्टीलेटरल। तो यहां जो ट्रेड अग्रीमेंट थे ये क्या थे, मल्टीलेटरल, मतलब बहुत सारे देश इसमें शामिल थे। क्रिकेट सीरीज भी होती हैं बाइलेटरल, जैसे इंडिया पाकिस्तान, ट्राइलेटरल जैसे इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका। लेकिन जो वर्ल्ड कप है ये क्या है, एक मल्टीलेटरल सीरीज है। 2020 का जो ये विजन है यहां पर ये कोशिश करता है कि एक ऐसी इकोनॉमिक जोन क्रिएट हो सके जो सक्सेसफुल हो, स्टेबल हो, साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव हो। मतलब सक्सेस की तरफ लेके जाए, स्टेबल हो, मतलब इतनी आसानी से उसकी स्टेबिलिटी ना जाए, मतलब अगर वो बन गया है तो लंबे समय तक चले, ऐसा ना हो कि 4 दिन चला और बंद हो गया, और है स्टेबल, आज भी चल रहा है। साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव भी हो, मतलब ऐसा ना हो कि अंधा प्राइजेस उन्होंने अपने कमोडिटीज के क्या कर रहे हो, डिसाइड कर दी हो। और ये जो जोन थी यहां पर कमोडिटीज, सर्विसेज, कैपिटल फ्लो ये सब फ्रीली चल रहा था। और किस वजह से चल रहा था, बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इनके केस में फ्री ट्रेड एरिया। विजन 2020 जो है ये इंश्योर करता है कि जो साउथ एशिया के लोग हैं इन्हें इक्वल एक्सेस मिले, किसका, अपॉर्चुनिटीज का, ताकि इनकी खुद की ग्रोथ हो सके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से जेंडर के हैं, कौन सी रेस के हैं, कौन सी रिलीजन के हैं, कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं और उनकी कल्चरल हेरिटेज क्या है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं। ये जो प्रिंसिपल हैं आसियान विजन 2020 के, ये प्रमोट करते हैं क्या, स्टीवॉर्डशिप अमंग साउथ एशियन नेशन। अब एनवायरमेंटल स्टीवॉर्डशिप का मतलब क्या है कि ये एनवायरमेंट को एक साथ लेके आकर सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, ताकि पूरा एरिया जो है ये एनवायरमेंटली डिग्रेड ना हो, ये सस्टेन कर पाए, लंबे समय तक चल पाए। कॉन्सिक्वेंटली अगर हम देखें तो जो विजन 2020 है इनकी जो पॉलिसी है ये आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी रही है, और इसी वजह से ये इंटरनेशनल स्टेज में भी आगे बढ़ पाए। आउटवर्ड लुकिंग का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले उन्होंने क्या कोशिश की, खुद को सुधारने की। 5 से 10 देश हुए, 10 देश हो जाने के बाद उन्होंने क्या करा, कोशिश की कि खुद की सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे, सोशो कल्चरल पॉलिसी बनाएंगे। इसमें सक्सेसफुल हो गए। फिर उन्होंने ये सोचा कि अब देखेंगे दुनिया को, अब हम इनके साथ ट्रेड करेंगे, हम इनके साथ नेगोशिएशन करेंगे, और इस तरीके की पॉलिसीज को अपनाना ही कहलाता है क्या, आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसीज। द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। तो चाइना का जो इकोनॉमिक राइज है ये काफी इंटरेस्टिंग केस है, जिससे बहुत सारे देश बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छी बातों की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर 1978 के बाद से चाइना जो है ये दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी से एक तो रहा ही है, साथ ही साथ में फास्टेस्ट ग्रोइंग भी रहा है। अब प्रोजेक्शन ये की जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि 2040 आते आते ये दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, यूएस को सरपास करके। मतलब दुनिया में नंबर 1 कौन होगा, चाइना। ना सिर्फ ये एक बहुत बड़ी रीजनल पावर भी बना है। मतलब अगर आप देखोगे तो एशिया में आज सबसे ज्यादा दबदबा किसका है, चाइना का। और भाई लोग नापसंद भी उसे ही करते हैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए कि हम हमेशा आगे बढ़ें। तो ये सब कुछ ऐसे नहीं है कि बस वही हो गया, बहुत लंबी जर्नी रही है, और समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो हमने नहीं किया। तो 1949 में वहां पर रेवोल्यूशन आता है जिसे कहा गया माओ जेडोंग्स कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कब हुआ, 1949 में, जहां पर इन्होंने ये कोशिश करी कि ये अपनी इकोनॉमी को किस मॉडल पर डेवलप करेंगे, यूएसएसआर के मॉडल पर। और इन्होंने अपने आप को कैपिटलिज्म से दूर कर लिया। तो याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन सब के बाद में जो देश कैपिटलिज्म से दूर जाते हैं वो कौन से देश थे, एक तो था यूएसएसआर और एक था चाइना। लेकिन हमें पता है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर चुका और चाइना जो है ये आज नंबर 1 बनने की ओर चल पड़ा है। ऐसा कैसे हुआ, देखिए ये आइडिया था कि ये अपनी एग्रीकल्चरल सेविंग को यूज करके हैवी इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप करेंगे। लेकिन ये हैवी इंडस्ट्री सेक्टर जो है ये प्राइवेट हैंड्स में नहीं होगा, ये होगा स्टेट ओन्ड, मतलब गवर्नमेंट ओन करेगी इसको। बाद में क्या समस्या आती है कि यहां पर उनके यहाँ कमी आ जाती है फॉरेन एक्सचेंज की, और इस फॉरेन एक्सचेंज की कमी की वजह से उनको ये बात समझ में आ गई कि भैया आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, इनके यहाँ जो भी सारी चीजें इंपोर्ट होती थी उसको सब्सटीट्यूट कर दिया। किन चीजों से, वो सारी चीजों से जो वो अपने देश में बना सकते थे। तो रेदर देन इंपोर्टिंग उन्होंने खुद बनाना शुरू कर दिया, और इसी वजह से इनके यहाँ डेवलप हो जाती है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जब ये सब कुछ चल ही रहा होता है
तो एक बात ये ऑब्जर्व होती है कि जो चाइना का एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम होता है ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें सबसे तेजी से ये आगे निकलता है। और यहाँ पर जो लोग थे उन्हें बहुत अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं और सोशल सिक्योरिटी भी मिल जाती है। एक ऐसा ग्रोथ रेट जो बहुत लंबे समय तक मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है, वो ग्रोथ रेट चाइना ने मेंटेन किया। 5 से 6% की ग्रोथ रेट में ये ग्रो करते रहते हैं इकोनॉमिकली। लेकिन एक समस्या ये आती है कि इनके यहाँ अगर इकोनॉमी बढ़ रही थी तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत तेजी से हो रही थी। इनके यहाँ पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो रही थी? हर साल 2-3% पॉपुलेशन ग्रो हो जाती थी। तो दिक्कत क्या था? दिक्कत ये थी कि एक तरफ अगर पैसे बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ लोग भी बढ़ते जा रहे थे, तो ले दे के कहानी सब वही हो जाती थी। तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा तेजी से यहाँ पर बढ़ती है और आगे चल के ये समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपनी इकोनॉमी को फीड नहीं कर पाते, उनके रिसोर्सेज इनसफिशिएंट हो जाते हैं उनकी ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। एक समय पे आके इनका इंडस्ट्रियल आउटपुट स्टैग्नेट कर जाता है। स्टैग्नेट का मतलब ये हो जाता है ना आगे जाना और ना पीछे जाना। तो इनकी इकोनॉमी ना आगे जाती है और ना पीछे जाती है। इनके यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा लो होती है। कहने के लिए लोग बहुत सारा कमा रहे होते हैं, लेकिन उनके यहाँ जितनी पॉपुलेशन थी टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देने के बाद हर एक व्यक्ति के पास बहुत कम पैसा बचता था। ज़्यादा पॉपुलेशन होने का ये नुकसान होता है। इसको ईजी टर्म्स में समझो, दो फैमिलीज हैं, दोनों 1-1 लाख रुपए पर मंथ कमा रही हैं। एक फैमिली में 2 लोग हैं तो पर व्यक्ति कितना कमाएगा? 50,000। लेकिन जिसमें 10 लोग हैं वो कितना कमाएंगे? 10,000 रुपीज पर मंथ। तो सीधी बात है ना, ज्यादा पॉपुलेशन हो जाने की वजह से क्या लो हो जाता है? पर कैपिटा इनकम जो है ये कम हो जाती है। इसके बाद 1949 से आगे बढ़ते हैं और आ जाता है 1972। और अब यहां चाइना का जो भविष्य है ये बदलना शुरू कर जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो किसी और ने नहीं उठाए थे। यहां पर चाइना जो है अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन को खत्म करता है। मतलब इसने क्या करा था? यूएसएसआर को फॉलो किया, खुद को सबसे दूर कर लिया। लेकिन चाइना को यह बात समझ में आ गई कि गुरु काम तो ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। एक व्यक्ति है, थोड़ा बुरा लगेगा सुन के, जिसने ये कहा था ऑल इंडियंस आर बास्टर्ड्स। यस, इतने बुरे टर्म्स यूज किए थे। उस व्यक्ति का नाम है हेनरी किसिंजर। अब जो ये हेनरी किसिंजर है ना, ये पूजा जाता है कहां पर? चाइना में। और रीजन क्या है कि 1972 में इनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है चाइना के और हेनरी किसिंजर के। यूएस अपनी प्रोडक्शन यूनिट कहां शिफ्ट कर देता है? चाइना में। तो सारी मैन्युफैक्चरिंग कहां स्टार्ट होती है? चाइना में। और यहीं से चाइना जो है ये धीरे 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 क्या करता है? काफी तेजी से आगे बढ़ जाता है। उस समय वहां पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे रिचर्ड निक्सन। इसी वजह से वहां पर चाइना में रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर इनकी काफी ज्यादा इज्जत होती है। इसके बाद चाइना जो है, इन्होंने क्या करा? इन्होंने ये बोला कि भैया ये शॉक थेरेपी और ये सारी चीजें फालतू की हैं। मतलब ये तो पहले ही हो चुका था। इन्होंने शॉक थेरेपी प्रेफर नहीं की, यूएसएसआर ने की और तबाह हो गया था। हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो जो चाइना है, इन्होंने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना शुरू किया। सारी क्लोज्ड इकोनॉमी जो थी उसे धीरे धीरे ओपन करना शुरू करा और प्राइवेटाइजेशन शुरू करा। एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन इन्होंने किया 1982 में। और इसके बाद जो कंट्री है ये अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जो है इसे प्राइवेटाइज कर देती है ईयर 1998 में। इसके बाद इन्होंने क्या करा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोलना शुरू करें। अगर हम बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तो क्या होता है? देखो, जब किसी देश में सरकार को डेवलपमेंट करवाना होता है तो बहुत ज़्यादा खर्चा ना करते हुए अगर सरकार ये सोचे कि कैसे ये हम पॉसिबल कर सकते हैं, सरकार सिंपली क्या करेगी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देगी। सरकार क्या बोलेगी? जमीन फ्री, 5 साल तक टैक्स फ्री, बिजली फ्री। तो जो भी बिजनेसमैन है क्या करेंगे? अपनी 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 इंडस्ट्रीज वहां लगा देंगे। 5 साल के भीतर वो एरिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वहां बैंक चले जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे। वो पूरा एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा और वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सरकार को कुछ बहुत ज़्यादा अपनी जेब से डालना नहीं पड़ा। रेदर देन अगर वो खुद ये करते तो उन्हें महंगा पड़ता। वहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाई और इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं ये अपनी शॉप्स को यहाँ पर सेटअप कर पाए और इन्हें पूरा का पूरा फ्री रखा गया ट्रेड बैरियर से। मतलब किसी भी तरीके के ट्रेड बैरियर जैसे टैक्स, ड्यूटीज, हैवी पेपर वर्क, इन सारी चीज़ों से काफ़ी दूर रखा गया। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर था वो थी वहां की गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही ये जो मार्केट इकोनॉमी है इसे डेवलप किया था। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं इन्होंने चाइना को स्टैग्नेशन से बाहर निकाला और प्राइवेटाइजेशन कर देने के बाद
एग्रीकल्चर का आउटपुट भी बढ़ जाता है और रूरल इनकम भी बढ़ जाती है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये और ज़्यादा बढ़ाए जाते हैं। चाइना और नए नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप करता है और नए ट्रेड लॉज लेकर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये सरपास कर जाता है किसको, यूएस को। एक समय पे आके ये यूएस से भी कहीं ज़्यादा ट्रेड कर पाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और पूरी दुनिया में सबसे फेवरेट लोकेशन बनते हैं ये किसकी, एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। थोड़ा और ना अच्छे से डिस्कस करते हैं किसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को। देखिए ये एक डेजिग्नेटेड ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां पर बिजनेसेस को एक यूनिक इकोनॉमिक लॉज और पॉलिसीज दी जाती हैं। मतलब पूरे देश की पॉलिसीज अलग होंगी, लॉज अलग होंगे, लेकिन उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो लॉज वो पॉलिसीज लागू नहीं होंगी और इसी वजह से वो इन्वेस्टर के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाते हैं और आगे चल के उन्हीं जगहों पर फॉरेन इन्वेस्टर भी आते हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी आते हैं। इससे जो एक्सपोर्ट है ये प्रमोट हो जाते हैं, वो एरिया ग्रो कर जाता है और साथ ही साथ में काफ़ी ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी जनरेट हो जाती हैं। क्या फ़ायदे मिलते हैं बिजनेसेस को ये समझते हैं। सबसे पहला टैक्स बेनिफिट, इनको कस्टम ड्यूटीज से छुटकारा मिल जाएगा, इनकम टैक्सेस से छुटकारा मिल जाएगा किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। यूजुअली ये 5 साल का होता है, कई केसेस में 3 साल भी हो सकता है, बाकी सरकार की मर्जी उन्हें क्या करना है। रेगुलेशन सिंप्लीफाई कर दिए जाते हैं, मतलब पूरे देश में लेबर को लेकर बहुत सारे नियम कानून होंगे, लेकिन यहां पर लेबर लॉज को रिलैक्स कर दिया जाता है। अप्रूवल प्रोसेस फास्ट कर दिया जाता है, यूजुअली 2-3 महीने में जो पेपर वर्क होना है वो 10 दिन 15 दिन में निपटा देते हैं। साथ ही साथ में मिनिमम ब्यूरोक्रेसी रहती है। मिनिमम ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब हुआ, सरकार का ये बंदा आया, यहां साइन कर दो, वहां साइन कर दो, ये पेपर ला दो, ये सारी चीजें इनके साथ नहीं होती। आराम से कुछ कम पेपर वर्क के साथ में ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ हर्डल्स जो है ये बहुत कम होते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, ये स्टेट ऑफ द आर्ट होता है। मतलब बहुत ज्यादा शानदार तरीके का होता है कि जहां एक बार व्यक्ति चला जाए तो देख के हैरान हो जाएगा और ये सोचेगा, बोलेगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या। इसके बाद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे वहां पर पावर सप्लाई रेगुलर होगी, वहां की रोड्स काफी मजबूत होंगी, पोर्ट्स के साथ वो कनेक्टेड होगा और साथ ही साथ में टेलीकम्युनिकेशन जो है ये काफी अच्छे से वहां पर एफिशिएंटली ऑपरेट करेगा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर चाइना के पास काफी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ने चाइना में आके इन्वेस्ट किया, चाइना के पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और ये एक काफी बड़ा जाइंट बन के निकला जिसके पास बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, जिसकी वजह से वो चाइना जहां इन्वेस्टमेंट की कमी होती थी वो देश आज अब दूसरे जगहों पर इन्वेस्ट किए जा रहा है। इसके बाद चाइना जो है इसने जब WTO की मेंबरशिप ली, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट होता है चाइना के ग्लोबलाइजेशन का। हर एक एक्ट के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इन्हीं सारे एक्ट्स का चाइना के ऊपर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हुआ होगा। तो जो सारी एक्टिविटीज से चाइना में इंटरनली क्या इम्पैक्ट पड़ा है आइए समझते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स सुनने में बहुत अच्छे साउंड कर रहे हैं, इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इसका बेनिफिट चाइना में हर एक व्यक्ति को नहीं मिला है। जो चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 100 मिलियन के पास पहुंच चुका है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि चाइना में आज भी जो फीमेल्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस वैसी ही हैं जैसे 18th और 19th सेंचुरीज में यूरोप में हुआ करती थी। अब क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, तो बहुत ज़्यादा मशीनरीज, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की वजह से यहाँ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ और क्योंकि सरकार का इंटरफेरेंस तो खत्म नहीं हुआ, तो कई बार ये एलिगेशंस भी लगते हैं, ऑल्दो वो बाहर नहीं आते। चाइना में कुछ भी बाहर नहीं आता, जो बाहर लाने की कोशिश करता है वो खुद अंदर हो जाता है हमेशा के लिए कई बार। तो करप्शन के एलिगेशंस भी आए हैं, इसकी वजह से वहां पर रूरल और अर्बन डिफरेंसेस जो हैं ये काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। चाइना एक रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनकर सामने आया, जिसकी वजह से उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है चाइना के जो ट्रेडिंग पार्टनर होते हैं उनके ऊपर। और इन्हीं इकोनॉमिक कंसर्न की वजह से जो चाइना के आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे एग्जिस्टिंग कंट्रीज के साथ वो और ज्यादा वर्सन हो गए और ज्यादा खराब हो गए, जैसे कि जापान के साथ, यूएस के साथ, आसियान के साथ और रशिया के साथ। टॉकिंग अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस, तो अगर हम इसे ये देखें तो इंडिया और चाइना जो है ये इंपीरियलिज्म के पहले बहुत बड़े पावर हुआ करते थे। इंपीरियलिज्म क्या है,
जो दूसरे देश हमारे यहाँ पर और चाइना में आकर जो गड़बड़ घोटाला करते हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, उनके यहाँ भी और कई सारे इंक्लूजन हुए। वो चाइना के पास तो बेचारों को जैपनीज ने भी परेशान किया था, बहुत गंदा परेशान किया था। कभी समय मिले तो चाइना और जापान की हिस्ट्री पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं चाइनीज जैपनीज से, बहुत सारे कारण हैं। तो यहाँ पर इंडिया और चाइना बहुत बड़ी पावर हुआ करते थे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के पहले, और जो चाइना है इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था एंड कंट्रोल ऑन द पेरीफेरी ऑफ इट्स बॉर्डर, मतलब जो उसके बॉर्डर के एरिया के आसपास की जो जगह होती थी, इन पर भी चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। अलग अलग किंगडम और अंपायर्स जो इंडिया में थे, इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस अपने बॉर्डर के पास बनाया हुआ था, और ये जो इन्फ्लुएंस था ये पॉलिटिकल भी था, इकोनॉमिक भी था और कल्चरल भी था। कैसे था? इंडिया का बहुत सारा कल्चर आप देखोगे तो आपको नेपाल में देखने मिल जाएगा। इसी तरीके से चाइना का बहुत सारा कल्चर जो है उसके आसपास के कंट्रीज में देखने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस थे। अब इंडिया और चाइना की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ कन्फ्रंट्रेशन भी हुआ करते हैं, किनके? इंडिया और चाइना के। किसको लेकर? फॉरेन पॉलिसीज को लेकर, विथ ईच अदर। इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ बिकॉज ऑफ फॉरेन पॉलिसीज। जब इंडिया अपना इंडिपेंडेंस लेता है ब्रिटेन से और चाइना अपने यहाँ से एक्सपेल कर देता है फॉरेन पावर्स को, तो यहाँ पर आगे चल के क्या होता है, ये दोनों एक साथ आते हैं और कोशिश करते हैं। अगर आप ये लाइन नहीं समझ पा रहे, चाइना एक्सपेल्ड द फॉरेन पावर का मतलब ये है कि 1949 में जो चाइना के अंदर दो ग्रुप एक दूसरे से लड़ रहे थे, उसमें जो माओ जेडोंग है वो जीत जाते हैं, और जो दूसरा ग्रुप है उसे चाइना से बाहर निकाल देते हैं। जो दूसरा ग्रुप होता है वो ताइवान में जाके बसता है। इसी वजह से ताइवान और चाइना में आज भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जो दूसरा ग्रुप था वो जाके ताइवान में बस जाता है, और आज भी वो खुद को ओरिजिनल चाइना बोलता है, ये अपने आप को ओरिजिनल चाइना बोलते हैं। दोनों के अपने अपने कंसर्न है, लेकिन हाँ, यहाँ जो चाइना है बाहर निकाल देता है जो दूसरा ग्रुप है उसको। और यहां पर ये होप कर रहे थे इंडिया और चाइना दोनों, क्योंकि 1947 में इंडिया आजाद होता है, 1949 में चाइना यहां पर कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन लेके आता है और एक नई जर्नी शुरू कर रहा है 1949 से। तो ये उम्मीद कर रहे थे दोनों एक दूसरे से कि क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, रिश्ते डेवलप करेंगे और आगे चल के कहीं ना कहीं शांति बनाए रखेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, और आगे चल के क्या देखने मिलता है इनके बीच में? मिलिट्री और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? समझते हैं। तो यहां पर पहली बात, a border dispute between two countries had led to the armed conflict. In a joint military exercise known as Hand in Hand, India and China trained together. देखो, कॉन्फ्लिक्ट हैं और चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज ऐसी है जो ये साथ में करते हैं, जिसका नाम है हैंड इन हैंड। जो दोनों कंट्रीज हैं ये इन्वॉल्व रहे हैं साइनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट में आफ्टर 1950। तिब्बत एक एरिया था, चाइना ने उस पर अटैक किया, अटैक करने के बाद उसे कब्जा लिया। क्योंकि दुनिया अभी ही फुर्सत हुई थी वर्ल्ड वॉर से, तो ये अनएक्सेप्टेबल था, तो यूनाइटेड नेशन जो है इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन इंडिया की लीडरशिप, क्योंकि पड़ोसी था हमारा, तो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। क्या? कि जो तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है, तो तिब्बत को चाइना का पार्ट एक्सेप्ट कर लिया। किसने? इंडिया ने। और आगे चल के क्या होता है, यही डिस्प्यूट का कारण बनता है। और 1962 में चाइना और इंडिया का युद्ध होता है दो जगह पर, एक अरुणाचल प्रदेश में और एक अक्साई चिन में। इंडिया जो है ये इस युद्ध को हार जाता है चाइना के साथ 1962 में, और इसके जो लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं ये इंडिया और चाइना के रिलेशंस में आज भी देखने के लिए मिल जाते हैं। हाँ, कुछ सुधार देखने मिला कब? 1976 में, जब वहां इंडिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज देखने के लिए मिलते हैं, और ये वो टाइम था जब भारत और चाइना के रिश्ते जो हैं एक दूसरे के साथ ऑल टाइम लो पर थे। फिर 1976 में ऐसा थोड़ा सा पुश मिलता है जब डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधारने की कोशिश की जाती है। 1970s के बाद से क्या हुआ, जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी इंडिया और चाइना की, ये थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, और जो पॉलिसीज हैं इससे ये ज्यादा प्रैग्मेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है पॉलिसीज को ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करते हैं और लेस पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को खत्म करके प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा फोकस रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत सुधार आता है इंडिया और चाइना के रिलेशंस में। एक पॉपुलर स्लोगन था हिंदी चीनी भाई भाई, और 1981 में एक सीरीज शुरू होती है, किसकी? टॉक्स की। मतलब इंडिया और चाइना एक प्लेटफॉर्म पे आके बॉर्डर
डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। याद रखना ये एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हिंदी चीनी भाई भाई का। भारत और इंडिया दोनों के कोल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद बहुत सारे वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन में भी और इकोनॉमिक डायमेंशन में भी। क्यों? क्योंकि चाहे इंडिया की पॉलिटिक्स हो या चाइना की, ये भी बहुत ऊपर जा रही है, और इकोनॉमिकली भी जो दोनों देश हैं ये काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो दे आर राइजिंग पावर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। और क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं किसमें, एशिया की पॉलिटिक्स में और एशिया की इकोनॉमिक्स में। राजीव गांधी जो है 1988 में विजिट करते हैं कहाँ, चाइना, दिसंबर 1988, और उन्होंने ये सिग्नल किया कि इंडिया और चाइना जो है इनके जो रिलेशंस हैं ये इंप्रूव करेंगे। दोनों गवर्नमेंट जो है इंडिया और चाइना की, ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए और पीस मेंटेन करने के लिए अपने बॉर्डर में काम करना शुरू करते हैं। इंडिया और चाइना अग्री करते हैं कि ये एक साथ कम करेंगे उन एरियाज में जहां पर इनके डिस्प्यूट चल रहे थे, वरना जो क्लैश है ये और भी ज्यादा बढ़ सकते थे। और ऐसी सिचुएशंस जहां पर दोनों देशों को एक साथ आने की जरूरत थी, वहां पर उन्होंने आपसी झगड़े छोड़े और एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आके एक दूसरे को सपोर्ट किया। और ऐसे कौन से रीजन थे? वन मेजर रीजन है एनर्जी डील। जब भी एनर्जी डील्स आया करती थी तो इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ कंपीट करने की बजाय एक साथ आ जाते थे ताकि उनको एनर्जी डील्स अच्छे से अच्छी मिल सकें। इंडिया और चाइना जो है सिमिलर पॉलिसीज लेके चलते हैं जब बात आती है कहां पर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि WTO। देखिए क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप प्रैक्टिकलिटी में पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि WTO वेस्ट को बहुत फेवर करता है और थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करता है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना, इंडिया, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज, उनके साथ में। तो यहां पर इंडिया और चाइना एक साथ आके उन पॉलिसीज का विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं ताकि इकोनॉमिकली काफी बेनिफिट मिल सके इंडिया को और चाइना को। इसके बाद इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट करा कब, 1998 में, और उन्होंने इसको ये बोला कि इंडिया को फील होता है क्या थ्रेट चाइना से, इसीलिए इंडिया ने ये टेस्ट किया है। लेकिन इसके बाद भी इंडिया और चाइना का जो इंटरेक्शन है ये रुकता नहीं है। आगे चल के चाइना और बांग्लादेश के और म्यांमार के, इनके टाइज एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इन्हें देखा जाता है कि ये एक हॉस्टाइल सिग्नल है किसके लिए, इंडियन इंटरेस्ट के लिए साउथ एशिया में। अब इंडिया ने ये देखा कि जो चाइना है ये काफी ज्यादा अपने जो रिलेशंस है ये इंप्रूव कर रहा है म्यांमार के साथ, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो इंडिया को एक हॉस्टाइल, एक अनफ्रेंडली फीलिंग आने लगी और ऑब्जर्वेशन में यही समझ आया कि जो चाइना है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये एक दूसरे के साथ में ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। इंडिया के और चाइना के जो लीडर हैं और ऑफिशियल हैं ये फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं एक दूसरे के देशों में, ताकि एक दूसरे की जो साइड है उसे काफी अच्छे से समझ सकें। कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जिनकी वजह से इंडिया और चाइना की जो रिलेशंस हैं ये काफी ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, तो आप समझो, इंडिया के और चाइना के एक दूसरे के साथ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन लिंक्स हैं। वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में इंडिया और चाइना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, साथ ही साथ में ग्लोबल कंसर्न को भी शेयर करते हैं। ग्लोबल कंसर्न एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इसको लेके बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन इंडिया और चाइना का कहना यह है कि वेस्ट ने खुद को तो डेवलप कर लिया, खुद के कार्बन एमिशंस तो कर दिए, अब हमारी बारी आई तो हमें लोग पुश कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में भी इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ में खड़े हो जाते हैं। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वन थिंग इज देयर, प्लीज लाइक आवर वीडियो और इसे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें सच में बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। दैट्स मानव साइनिंग ऑफ। थैंक यू।